हेलो दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय एशियन में। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स टाइटल यानी सब्जेक्ट रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक पर। टॉपिक रहेगा स्कोप यानी सोशियोलॉजी का स्कोप, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। 3 मुख्य विषयों पर हम चर्चा करेंगे। स्कोप पर करेंगे, नेचर पर करेंगे और इम्पोर्टेंस पर करेंगे। आइए समझते हैं। ये जो है हमारे द्वारा दिया जा रहा मटेरियल आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ये यूट्यूब चैनल है, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल पर नए हैं। ये विद्यालय का नाम है श्री बालाजी एग्रीकल्चर डिग्री कॉलेज, बालामाव, हरदोई, जिसमें मैं अध्यापन कार्य कराता हूँ। हाँ, आइए जानते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु या कार्य क्षेत्र या विस्तार। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु, कार्य क्षेत्र या विस्तार। स्कोप और सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, यानी कि ग्रामीण समाजशास्त्र का स्कोप कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से पहलू हैं जिसके बारे में हम लोग समझते हैं अभी। पहला पहलू है ग्रामीण सामाजिक जीवन, रूरल सोशल लाइफ। रूरल सोशल लाइफ, रूरल सोशल लाइफ में क्या है? ग्रामीण जीवन में सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, धार्मिक यानी रिलीजियस, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल एवं सांस्कृतिक यानी कल्चरल आदि सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जीवन में जो है ग्रामीण समाज में रहेंगे या ग्राम में रहेंगे तो आपको जो है सभी पहलुओं का अध्ययन यानी सोशल, समाज से संबंधित, इकोनॉमिक यानी पैसा धन संपदा से भी संबंधित कुछ न कुछ आपको समस्याएं आएंगी। कहीं पर असुविधाएं होंगी, कहीं पर सुविधाएं मिलेंगी, तो उनको भी आपको हल करना रहेगा। धर्म से संबंधित भी जो है समस्याएं आएंगी और धर्म से संबंधित भी अध्ययन करेंगे। किसी न किसी धर्म से ही जुड़े रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म से हों। पॉलिटिकल, राजनीति से भी जुड़े रहते हैं। और कल्चरल, इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। कल्चर, संस्कृति को ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे पहलुओं का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं यानी अच्छा भी बनाते हैं, और अगर उनके अनुकूल नहीं होता है तो जो है मुझे खराब भी बना देते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा जो है इन पहलुओं के अनुकूल ही रहना चाहिए। अगला पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक संगठन, रूरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। ग्रामीण सामाजिक संगठन, व्यक्ति जो है अनेकों सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहता है। जैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ा रहता है, सहकारी समूहों से जुड़ा रहता है एवं आंदोलनों से जुड़ा रहता है, कृषक संघ से आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जब भाई वो जो है ग्रामीण समुदाय जो है इन सब से जुड़ा रहता है तो इसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए जो है ये भी जो है ग्रामीण समाजशास्त्र का कार्यक्षेत्र है या स्कोप है, ठीक है। जैसे कृषक संघ से जुड़ा रहता है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ा रहता है,
बैंकिंग संगठन से जुड़ा रहता है, फाइनेंशियल संगठन हो गया है, ठीक है। युवा कल्याण संगठन से जुड़े रहते हैं लोग। अगला पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं और उनकी संरचना, यानी जो है सोशियोलॉजी का पहुंच कहाँ तक है, ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं से। संस्थाएं क्या होती हैं इसे हम विस्तार पूर्वक आगे बताएंगे, अगले चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। और संस्थाएं क्या होती हैं, संस्थाएं क्या हैं, ग्रामीण संस्थाओं जैसे परिवार संस्थाएं हैं, ग्रामीण संस्थाएं, विवाह, जाति, धर्म, आर्थिक एवं शैक्षिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं जैसे बैंक इत्यादि फाइनेंशियल वाली, शैक्षिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेजेस इत्यादि हैं, पंचायतें जानते हैं सब लोग लगभग आदि, और इनकी संरचना ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, यानी विषय वस्तु यानी स्कोप है, ठीक है। इसका अध्ययन भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण समुदाय एवं ग्रामीण समस्याएं, ग्रामीण समुदाय एवं ग्रामीण समस्याएं, रूरल कम्युनिटी एंड रूरल प्रॉब्लम्स। अगर कम्युनिटी यानी समुदाय है, लोग हैं, तो उनकी समस्याएं भी होंगी। अगर लोग ही नहीं हैं तो समस्याएं कहाँ से होंगी, तो लोग हैं तो समस्याएं होंगी। विभिन्न ग्रामीण समुदायों की समस्याओं के द्वारा ही ग्रामीण समाजशास्त्र का उदय हुआ है, ठीक है, उदय हुआ है। देखिएगा समाज में आप अपने को देख लीजिए, आप सुबह से शाम तक कितनी समस्याओं से घिरे रहते हैं और उनसे जो है आप समस्याओं से निकल भी जाते हैं। समस्याएं जो है आती हैं, समस्याएं चली जाती हैं। तो अगर समुदाय है, जीवन है, तो जो है समस्याएं आना स्वाभाविक है और उनका हल होना भी स्वाभाविक है, ठीक है। अगला पॉइंट है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, रूरल सोशल चेंज एंड कंट्रोल। आप सब लोग जानते हैं, चाहे ग्रामीण समाज हो या अर्बन समाज हो, कोई भी यानी समाज है, तो इसमें जो है चेंज यानी परिवर्तन तो निश्चित है, परिवर्तन तो होता ही रहता है। क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, और इस परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए कुछ नियंत्रण उपाय भी होते हैं कि कम से कम परिवर्तन हो। अगर ये रोका ना गया तो काफ़ी परिवर्तन हो जाएगा। शहरी जीवन ग्रामीण जीवन को प्रभावित करता है, शहरी जीवन ग्रामीण जीवन को प्रभावित करता है। यह सामाजिक परिवर्तन हेतु मुख्यतः जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है कि शहरी जीवन की लाइफ अलग रहती है, ग्रामीण जीवन की लाइफ अलग रहती है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि शहरी जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं। शहरी जीवन जो है आर्टिफिशियल यानी प्राकृतिक नहीं है, वो आर्टिफिशियल कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। लेकिन जो है ग्रामीण जीवन है ये नेचुरल है, प्राकृतिक रहता है। देखिए गांव में नीम का पेड़ लगा रहता है, बढ़िया से नीम की छाया मिलती है गर्मियों में, और नीम की जो है छाया बढ़िया से जो है हवा आती है। और शहरों में क्या है, वही जो है पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे, कूलर चलाएंगे। हालांकि अब गांव में भी बहुत सुविधाएं लेने लगे हैं लोग, ठीक है। तो ये जो है डिफ़र है गांव और शहर से। यह सामाजिक परिवर्तन मुख्यतः जिम्मेदार है। ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण की विधियों का भी परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन एवं नियंत्रण का समाज में मुख्य अंश है, मुख्य अंश है। ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण की विधियों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। परीक्षण मतलब जो है गांव में सामाजिक नियंत्रण पर काफ़ी कंट्रोल रहता है और शहरों में कम रहता है। जो व्यक्ति जो करना चाहता है करे, गांव में ऐसा नहीं है। आज भी जो है सब लोग ध्यान रखते हैं। ग्रामीण सामाजिक प्रक्रिया, रूरल सोशल प्रोसेस,
विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहकारिता, प्रतियोगी, अखंडता, भिन्नता इत्यादि जो ग्रामीण समाज में घटित होते हैं का भी ग्रामीण समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं चलती रहती हैं, सहकारिता इत्यादि जो है सोशल प्रोसेस चलती रहती है, यानी डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है। अगला पॉइंट है ग्रामीण समाज में संस्कृति और धर्म, रिलीजन एंड कल्चर इन रूरल सोसाइटी। धर्म और संस्कृति से तात्पर्य है किसी क्षेत्र के खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपराएं, लोक विश्वास, लोक रीतियाँ आदि से है। ठीक है। धर्म और संस्कृति देखिए जहाँ सभी धर्मों में लगभग उनके जो है त्यौहार, उनका पहरावा, उनका जो है खान पान लगभग अलग रहता है। इसी प्रकार से किसी जाति विशेष के व्यक्ति हैं, उनकी भी जो है एक अलग प्रकार की जो है पहरावा, जो है खाने पीने का जो है रवैया, ये सब रहता है। तो वही है खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपराएं, लोक विश्वास और लोक रीतियाँ आदि का है धर्म और संस्कृति को दर्शाती हैं। ग्रामीण नियोजन और पुनर्निर्माण, रूरल प्लानिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। ग्रामीण समाजशास्त्री स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत, सहकारिता आदि के द्वारा ग्रामीण विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों व ग्रामीण पुनर्निर्माण का उचित पथ प्रदर्शन करते हैं। यानी ग्रामीण जो है प्लानिंग के द्वारा जो है पंचायत, सहकारिता आदि के द्वारा ग्रामीण योजनाएं का निर्माण करते हैं और उनको लागू कराते हैं। कौन कराता है? पंचायतें कराते हैं। और पंचायत क्या है? ये जो है ग्रामीण सामाजिक संस्था है और जिसका हम समाज के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ग्रामीण व शहरी समाज के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी। ग्रामीण तथा शहरी समाजों के मध्य कई पहलुओं के बीच अंतर पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इन विभिन्नताओं व उनके कारणों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये भी जो है बात सही है कि ग्रामीण और शहरी समाज के बीच काफ़ी अंतर पाया जाता है, जिनका हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये तो जो है स्कोप हो गया है। अब जानते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी। नेचर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी आइए जानते हैं। किसी विषय की प्रकृति जानने का अर्थ है कि वह विज्ञान है या कला है। वह विज्ञान है या कला है। इस संबंध में निर्णय लेने से पहले यह आवश्यक है कि विज्ञान होता क्या है। ठीक है, विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान क्या होता है? साइंस किसी अध्ययनरत वस्तु के संबंध में वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त ज्ञान के क्रमबद्ध या नियमबद्ध संग्रह को विज्ञान कहते हैं। या कह सकते हैं किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। A.W. ग्रीन ने क्या कहा है? विज्ञान अनुसंधान की पद्धति है। विज्ञान अनुसंधान की पद्धति। साइंस इज ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी खोज की पद्धति ही क्या है? खोज का रास्ता ही क्या है? विज्ञान है, साइंस है। ठीक। सामान्य भाषा में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, अनुसंधान या विषय के ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, जिसमें प्रतियोगिता यानी कंपटीशन होगा,
कार्य कारण संबंध होगा, कार्य क्यों किया जाता है और कार्य क्यों होता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है इत्यादि का जो है संबंध होता है। प्रामाणिकता होती है यानी सर्टिफिकेशन होता है। सार्वभौमिकता होती है, यूनिवर्सली होती है। और भविष्यवाणी की योग्यता होती है, यानी विज्ञान में भविष्यवाणी की योग्यता होती है कि विज्ञान के माध्यम से ही तो हम समझ पाते हैं कि जो है आने वाले समय में बारिश होने वाली है, कब जो है बादल साफ रहेंगे, कब नहीं रहेंगे, क्या कार्य होने वाला है क्या नहीं, हम अनुमान लगा लेते हैं विज्ञान के माध्यम से ही। आदि योग्यता होती है। वैज्ञानिक मानकों का अनुपालन अनिवार्य होता है, जिन्हें ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत परीक्षण किया जाता है। इस वैज्ञानिक पद्धति की व्यवस्था निम्न चरणों में की गई है। निम्न चरणों में की गई है इस वैज्ञानिक पद्धति की व्यवस्था। आइए जानते हैं इसके मुख्य चरण। पहला चरण है समस्या का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। समाज में अनेक समस्याएं प्राप्त हैं, उनमें से किसी एक या एक से अधिक समस्याओं का चयन और उससे संबंधित उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, समाज में जो है अनेकों समस्याएं प्राप्त हैं, तो हम सभी समस्याओं को एक साथ नहीं हल कर सकते। उनमें से किसी एक समस्या या एक से अधिक कुछ समस्याओं का हम चयन कर लें और उनसे संबंधित जो साहित्य है, कहीं लिटरेचर अगर उसका मिल रहा है तो उसको भी हम साथ में लेकर अध्ययन कर लें। ठीक है। दूसरा चरण है परिकल्पना का निर्माण, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना से संभावित विचार या अनुमान। परिकल्पना क्या होती है, हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि जो है ये ऐसा हम करेंगे तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक अनुमान लगा लिया जाता है परिकल्पना। परिकल्पना से संभावित विचार या अनुमान हैं वे संभावित विचार या अनुमान हैं जिनकी सत्यता अभी परखना शेष है। ठीक है, हम विचार कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं वैसा हो ही जाए। जब हम उस पर पूरा प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तब उसका जो है रिजल्ट निकलेगा, तब हम कह पाएंगे जो हम सोच रहे थे वैसा है या नहीं है। अनुसंधान है चयन की गई समस्या तथा उपलब्ध साहित्य के आलोक में सामाजिक अनुसंधानकर्ता परिकल्पना का निर्माण करता है। जो समस्या है उससे संबंधित जो साहित्य उपलब्ध है उसी के अनुसार हम जो है उसका निर्माण करते हैं। जैसे आज हमारे पास आलू गोभी की सब्जी है तो निश्चित तो हमारे पास में है तो निश्चित तौर से हम आलू गोभी की सब्जी ही तो बनाकर खा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अवलोकन ऑब्जर्वेशन, जब परिकल्पना कर लिए हैं उसके बाद क्या करना ऑब्जर्वेशन। अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान क्षेत्र में जाकर विषय सामग्री का बहुत सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है। अवलोकन में अवलोकन में प्रायः यंत्रों की भी आवश्यकता होती है। जब अवलोकन करेंगे ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में आपको अनुसंधान क्षेत्र में जाना होगा, तो अनुसंधान क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर किसी न किसी साधन यंत्र की आवश्यकता होगी और अवलोकन करते समय आपको रिकॉर्ड रखने के लिए पेन चाहिए या रजिस्टर चाहिए या अन्य कोई भी साधन या यंत्र चाहिए, उसकी भी आवश्यकता होती है। ठीक है। अवलोकन को रिकॉर्ड करना, अवलोकन को लिखना यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब अवलोकन कर लेंगे उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। अवलोकन द्वारा प्राप्त समस्या व उससे संबंधित विभिन्न विषयों के आंकड़ों, तथ्यों, सूचनाओं आदि का अभिलेखीकरण जैसे पाया के आधार पर निष्पक्ष भाव से करते हैं। यानी जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद
में जो प्राप्त हुआ है उसी को सेम बस सेम लिख लेना। ऐसा नहीं पक्षपात पूर्वक नहीं कि रिजल्ट कुछ और आया है और लिख कुछ और दें, तो ये ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगा, फलस्वरूप इसमें त्रुटि हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। तो जैसा रिजल्ट आए, जैसी रीडिंग आए वैसे हमें लिख लेना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अभिलेखीकरण से प्राप्त अनेकों आंकड़ों को समस्या की सुसंगतता एवं संबद्धता, जैसी समस्या है उसमें जैसी सुसंगतता संबद्धता हो तथा आवश्यकता के आधार पर इस तरह वर्गीकृत किया जाता है कि तथ्यों से एक स्पष्ट संबंध व प्रतिमान प्रकट हो। यानी वर्गीकरण कर लेते हैं, जैसी जैसी समस्याएं, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको अलग अलग लिख लिया जाता है, जिससे जो है एक स्पष्ट संबंध और प्रतिमान प्रकट किया जा सके। इसके बाद है सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। सामान्यकरण से तात्पर्य वर्गीकृत तथ्यों प्रतिमानों के आधार पर सामान्य नियम निकाल लिए जाते हैं, बाद में यही नियम सिद्धांत बन जाते हैं। ठीक है। सामान्यकरण से तात्पर्य वर्गीकृत तथ्यों के प्रतिमानों के आधार पर सामान्य नियम निकाल लिए जाते हैं, यानी पूरा ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्वेशन लेखन, फिर जो है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में जनरलाइजेशन, उसमें से वर्गीकरण के तथ्यों के आधार पर जो है सामान्य नियम निकाल लिए जाते हैं और यही नियम बाद में क्या बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के उपरांत अध्ययन के आधार पर ग्रामीण समाजशास्त्र अध्ययन की एक वैज्ञानिक पद्धति है। अतः ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। नेचर कैसा है, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। ठीक, आइए जानते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व या आवश्यकता के बारे में। इम्पोर्टेंस या नेसेसिटी ऑफ सोशल। नेसेसरी और नेसेसिटी दोनों एक ही मतलब होता है, महत्व, आवश्यकता। गांव कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बहुत सही बात है, क्योंकि वे शहरी क्षेत्र के पोषण का स्रोत होते हैं। पोषण यानी जो अगर शहर में जो भी खाद्य मटेरियल जाता है कहाँ से आता है, मूल रूप से तो किसान ही उत्पादित करता है ना, मूल रूप से किसान उत्पादित। और किसान रहता कहाँ है, किसान तो भैया गांव में रहता है ना, गांव में रहता है। खेती बाड़ी गांव में ही अक्सर की जाती है। हाँ, कुछ लोग शहर में भी रहते हैं लेकिन खेती बाड़ी करने के लिए गांव चले जाते हैं। ठीक, तो जो भी खाद्य मटेरियल है ये जो है किसान लोग उगाते हैं और उगाने के बाद शहरों में बेच देते हैं, और वो जो है फैक्ट्रियाँ प्रोसीड करके आटा, दाल, चावल जो भी हो प्रोसीड करके फिर दुकानों को भेज देती हैं, और दुकानों से वो शहरी पर्सन लोग और ग्रामीण लोग भी लेते हैं, अपना खाते हैं। ठीक है, तो पोषण का आधार होते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व निम्न प्रकार दर्शाया जा रहा है। ठीक है, आइए पॉइंट वाइज समझते हैं फटाफट। सामुदायिक कार्यक्रमों में सहायक। ग्रामीण समाजशास्त्र जो है सामुदायिक कार्यक्रमों में सहायक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को गांव में सफल बनाने हेतु वहाँ की संरचना। अगर कोई सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है सफल बनाना है तो वहाँ की संरचना, सामाजिक आर्थिक समस्याओं, वहाँ कौन सी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं, मनोवृत्ति की जानकारी, यानी जो वहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी मनोवृत्ति की जानकारी क्या है। जैसे किसी गांव में नल लगाना है, नल की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, ठीक है, नल हैंडपंप लगाना है, तो कुछ लोगों को मत होगा कि यहाँ पर नल लगा दिया जाए, कुछ लोगों को मत होगा नहीं यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, हम अपना इसे काम चला लेंगे।
ठीक है। तो मनोव्रत की जानकारी बहुत आवश्यक है। यह ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन से ही संभव है। ठीक है, ये ग्रामीण समाज का अध्ययन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अगला पॉइंट है संचार में सहायक। संचार में सहायक किसी क्षेत्र विशेष में समाज के अध्ययन द्वारा वहाँ के लोगों को अपने विचार आदान प्रदान करने में सुविधा रहती है। सुविधा रहती है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष के लोग हैं तो वहाँ के लोग कहीं जो है किसी से बात कर रहे हैं तो अन्य लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसी समुदाय के जो लोग होंगे वो समझ जाएंगे। जैसे ग्रामीणों की अलग अलग अपनी भाषाएं कुछ रहती हैं तो वो संचार में सहायक होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है ग्राम प्रधान देश। गांव प्रधान देश, गांव प्रधान देश। ठीक है, कोई भी आप एग्रीकल्चर से संबंधित लेख पढ़िए तो उसमें दो बातें जरूर मिलती हैं। एक तो जो है भारत गांवों का देश है, एक जो है भारत गांवों का देश है, और दूसरा देश है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरी बात क्या आती है, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ये दो बातें जरूर कृषि लेख में आती हैं, मिलती हैं। तो ग्राम प्रधान देश है। विश्व के हर हिस्से में ग्रामीण आबादी शहरी आबादी से अधिक है। आप विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ जो है शहरी आबादी जो है कम होगी और ग्रामीण आबादी ज़्यादा होगी। और भारत में भी ऐसा ही है। भारत विभिन्न संस्कृति यानी कल्चर, मूल्यों वैल्यूज़, संस्थाओं, सामाजिक रीति रिवाजों आदि के साथ लगभग 68% जनसंख्या गांव में निवास करती है। अतः देश को जानने के लिए गांव को जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं भारत गांव का देश है। भारत गांव का देश है, गांव का देश है। ठीक है, ये जो है हम किसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इस समाजशास्त्र के माध्यम से ही हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है संस्कृति का संगठन एवं संरक्षण। संस्कृति का संगठन एवं संरक्षण। आप जानते हैं कि जो है जो भी संस्कृति है इसका संगठन है, ये गांव में धरोहर के रूप में संरक्षित रहता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है। देखिए, प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों ने नैतिक सामाजिक मूल्यों को धरोहर के रूप में छोड़ गए हैं। यह अमूल्य संस्कृति ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए भी जो है समाजशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। अगला पॉइंट है अनिवार्य विषय के रूप में। ग्रामीण समाजशास्त्र सभी कृषि स्नातक कक्षाओं का अनिवार्य विषय हो गया। अब तो सभी कृषि स्नातक कक्षाएं गई है, या जो है लगभग सभी जो है सब जो है डिग्रियों में लगभग जो है ये ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जो भी आप जो है कोई भी डिग्री हासिल कर ले रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो अंततः जो है आप
गांव वालों से ही मिलेंगे। चाहे आप आईएएस बन जाइए, चाहे पीसीएस बन जाइए, चाहे आप जो है कोई डॉक्टर बन जाइए, अध्यापक बन जाइए, अंततः जो है आप सेवा किसकी करने वाले हैं? पब्लिक की करेंगे। और पब्लिक में कौन रहता है? शहरी पब्लिक रहती है और ग्रामीण पब्लिक रहती है। ठीक है। राजनीति से संबंध। ग्रामीण समाजशास्त्र राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजनीति सामाजिक समूहों द्वारा प्रभावित ही नहीं बल्कि बट गई है। किसके आधार पर? जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के नाम पर अनेकों राजनीतिक पार्टियां कार्यरत हैं। ठीक है। जाति के आधार पर पार्टियां बन जाती हैं, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और भाषा के आधार पर। जो है इंडिया में जो है विभिन्न पार्टियां कार्यरत हैं, आप लोग जानते हैं। सामाजिक सामंजस्य। सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। इसके द्वारा समस्याओं को समझा और दूर किया जा सकता है। ठीक है, समझा और दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट, कृषि व सह क्षेत्र का विकास। ग्रामीण समाजशास्त्र के माध्यम से कृषि का और कृषि से संबंधित सह क्षेत्र जैसे लघु उद्योग, पशुपालन इत्यादि का भी विकास होता रहता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसे अगर किसी मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में अगर कोई चोट आ जाए तो समझ लीजिए वो मनुष्य लाचार हो जाता है। उसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था जो है किस पर टिकी है? कृषि पर टिकी है। तो इसलिए कृषि को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कृषि विकास अधिकारियों प्रसार कर्मचारियों को उनकी संस्थाओं, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं आदि को ग्रामीण संस्कृति, तकनीकी परिवर्तन तथा कृषि व कृषि क्षेत्रों में नवीन पद्धतियों के विस्तार की जानकारी होनी चाहिए। यानी जो भी ये कृषि अधिकारीगण इत्यादि होते हैं, इनको भी जो है इससे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। किसके संबंधित? ग्रामीण समाजशास्त्र से संबंधित। इसके बाद है रोजगारोन्मुख। व्यवसाय के रूप में भी ग्रामीण समाजशास्त्र महत्वपूर्ण है। विभिन्न उद्योगों, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, कार्यालय, सामाजिक कल्याण, सामाजिक शिक्षा, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि विभागों में अधिकारी के रूप में इस विषय के विद्यार्थी सेवारत हैं, जो कार्यरत हैं। ठीक है, कई जगह वैकेंसियाँ निकलती हैं समाजशास्त्र से जो है इनकी जो है बीए ग्रेजुएट होने चाहिए, या जो है एक बैचलर डिग्री हो, कोई भी एक जो है सब्जेक्ट समाजशास्त्र का होना चाहिए है, उससे संबंधित तभी आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है स्वास्थ्य। मनुष्यों के सामाजिक संतुलन में सामाजिक अध्ययन का विशेष महत्व है। अधिकांशतः मन का असंतुलन सामाजिक घटनाओं से संबंधित रहता है, जिसके बहुत गंभीर परिणाम निकलते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है समाज का। समाज में देखो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं, कभी किसी से गुस्सा, कभी किसी से प्रेम, कभी किसी से द्वेष, कभी किसी से ईर्ष्या, ये सारी। तो इनसे क्या होता है? असंतुलन बिगड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो अस्वस्थ है तो विशेष बहुत गंभीर इनके परिणाम आ जाते हैं। कभी कभी बहुत जो है व्यक्ति जो है अपना होपलेस हो जाते हैं और अपने जीवन ही खो देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब समाजशास्त्र को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप में कई चीज़ें में बदलाव आएगा। ठीक है, ठीक, ये आपका इम्पोर्टेंस हो गया। ठीक, धन्यवाद। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी करिएगा।